हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स पॉइंट, जहां हम लोग पिछले कुछ दिनों से वोकैब के सेक्शन के ऊपर बात कर रहे थे और अलग अलग सेक्शन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सीखे थे। तो आज उसी जर्नी में हम लोग सीखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स। और लास्ट क्लास में भी आपको हम फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बताए थे और बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स को देखे भी थे, उसके मीनिंग को समझे थे और साथ में उसके एप्लीकेशंस को भी समझे थे। तो आज उसी फ्रेजल वर्ब का नेक्स्ट सेक्शन को हम लोग देख रहे हैं और नए नए और भी फ्रेजल वर्ब्स को सीखने वाले हैं। तो जल्दी से सेशन को आप शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए और पेन पेपर के साथ बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारे आपके लिए नए नए इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स आने वाले हैं जिसे आपको नोट भी करते चलना है और साथ ही उसके मीनिंग को अपने शब्दों में भी लिखते चलना है, ताकि वो सारे वर्ड्स आपके अपने हो पाए, आपके माइंड में सेट कर जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की जो जर्नी है। आज हम लोग जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सीखने वाले हैं, तो चलिए हम लोग सीखते हैं आज के नए नए वर्ड्स को। और आज के जो नए नए वर्ड्स में से सबसे फर्स्ट नंबर का जो वर्ड आपके सामने है, दैट इज आंसर फॉर। एंड आंसर फॉर का क्या मतलब होता है? आंसर फॉर का क्या मतलब होता है? तो चलिए हम लोग इसके आंसर फॉर का मतलब को समझते हैं। आंसर फॉर का मतलब होता है कि बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी भी चीज के प्रति जवाबदेही होना, उसी को आप क्या बोलेंगे? आंसर फॉर। आप बोलते हैं ना कि इस काम के प्रति आपकी जवाबदेही क्या है, तो वहां पे जो जवाबदेही वाला टर्म आप यूज करते हैं, दैट इज आंसर फॉर। तो बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग का मतलब होता है जवाबदेही होना। तो आप इसे भी नोट करते चलिए। जवाब, ये हिंदी टर्म को भी लिखना चाहेंगे तो उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस वाले सेगमेंट पे ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। दैट मींस बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। कोई भी चीज के ऊपर अपनी जिम्मेदारी आप लेते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभालते हैं, तो उसी को आप क्या बोलेंगे? आंसर फॉर। जैसे एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, जैसे नॉर्मली पेरेंट्स हैव टू आंसर फॉर, पेरेंट्स हैव टू आंसर फॉर देयर चिल्ड्रंस बिहेवियर। बच्चे की जो बिहेवियर होता है, उसकी जो चरित्र होता है, उस चरित्र के पीछे का जो कारण बनता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है, वो कौन रहता है? तो उसके पेरेंट्स। तो यहाँ पे आंसर फॉर का मतलब रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेही। ठीक है, तो बच्चे के बिहेवियर का जवाबदेही कौन होता है? तो उसके पेरेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आंसर फॉर का क्या मतलब आया? जवाबदेही होना। नेक्स्ट आपके सामने इसी का एक और भी मीनिंग होता है, जिसका मतलब होता है कि स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ समवन। आप किसी व्यक्ति के बिहाफ में कुछ बोल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आंसर फॉर। किसी व्यक्ति जो एब्सेंट है उसके बिहाफ में आप बोलते हैं। जैसे आप बहुत सारे स्टेज शो में या फिर बहुत सारे परफॉर्मेंस में आप देखे होंगे ना कि उसके बिहाफ में, जैसे या तो ये से बोल दिया जाता है ना कि ऑडियंस के बिहाफ में हम आपसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वहां पे जो आप बिहाफ बोलते हैं, दैट इज आंसर फॉर। स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ समवन। किसी और के जगह पे आप जब किसी से कुछ पूछ लेते हैं, किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, दैट इज बिहाफ। तो आई एग्री टू योर प्रपोजल बट आई कांट आंसर फॉर माई एसोसिएट। यहाँ पे आंसर फॉर का क्या मतलब हो गया? यहाँ पे आंसर फॉर का मतलब हो गया कि अपने असिस्टेंट्स के बिहाफ में वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं बोल सकता है। ठीक है, आई एग्री टू योर प्रपोजल, मैं आपके प्रपोजल को क्या कर रहा हूं? एक्सेप्ट कर रहा हूं, बशर्ते। लेकिन आई कांट आंसर फॉर माई एसोसिएट, लेकिन मैं अपने एसोसिएट के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। हो सकता है कि मेरे एसोसिएट आपको आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करे। तो यहाँ पे आंसर फॉर का क्या मतलब होता है? ऑन बिहाफ में कहना, किसी के आप क्या बोल सकते हैं? जो एब्सेंट हो उसके जगह पे आप बोलते हैं, दैट इज ऑन बिहाफ। नेक्स्ट आपके सामने 16 नंबर वर्ड, जो कि क्या लिखा हुआ? आंसर टू। यहाँ पे आंसर के बाद क्या लिखा हुआ था? फॉर। इसका मतलब बना जवाबदेही होना, और यहाँ पे आंसर के बाद क्या है? टू। आंसर के बाद टू। अब इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है कि बी रिस्पॉन्सिबल टू और बी कंट्रोल्ड बाय समवन। जब कोई आपको कंट्रोल करे, ठीक है, जब कोई व्यक्ति आपको कंट्रोल करे या फिर जब कोई व्यक्ति आपको अपने तरीके से काम करने के लिए बाध्य करे, तब आप क्या बोलेंगे? आंसर टू। तब आप क्या बोलेंगे? आंसर टू। जैसे हु डू यू आंसर टू इन योर जॉब। आपके जॉब में कौन है जो कि आपको कंट्रोल कर रहा है?
मतलब आप जहां पे काम करते हैं वहां पर आपको कौन कंट्रोल कर रहा है, किसके तरीके से आप काम करते हैं, किसके कहने पर आप काम करते हैं। तो आंसर टू का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति आपको कंट्रोल करे तो आप क्या बोलेंगे, आई एम आंसर टू यू। जैसे यदि हम आपको कंट्रोल करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आई एम आंसर टू यू। ठीक है, मैं आपके अकॉर्डिंग काम करता हूं। नेक्स्ट आपके सामने चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपील टू, जो कि आपके सामने 17 नंबर वाले फ्रेजल वर्ब। इससे पहले हम लोग बहुत सारे पढ़ लिए थे, यानी पार्ट या फिर डे 1 में बोल सकेंगे कि फ्रेजल वर्ब का डे 1 में। आज हम लोग डे 2 पढ़ रहे हैं और डे 2 में हम लोग अभी तक कितने पढ़ रहे, 2, और 2 के बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरे नंबर वाले, जो कि आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अपील टू। अपील टू का क्या मतलब होता है, अपील टू का मतलब होता है प्लीड और मेक एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट। अब जब किसी को प्लीज करते हैं, बहुत ही उदार तरीके से उससे रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, अपील टू। उसी को क्या बोलेंगे, अपील टू। जैसे द ऑर्गेनाइजर्स अपील टू द क्राउड टू स्टे काम। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये ऑर्गेनाइजर्स क्या कर रहे हैं, क्राउड को, क्राउड का मतलब भीड़ को, क्राउड का मतलब भीड़ होता है जहां पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसको आप क्या कर रहा है, ये अपील कर रहा है, किस लिए, स्टे काम, शांत होने के लिए। स्टे काम का मतलब शांत होना। तो शांत होने के लिए क्या करेगा ऑर्गेनाइजर्स क्या करेगा, उसको अपील करेगा कि प्लीज आप लोग शांति बनाए रखें। तो वो जो रिक्वेस्ट भेजता है, उसी रिक्वेस्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, अपील टू। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अपील टू। क्लासरूम में कभी कभी बोलना पड़ता है ना कि प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, तो वहां पे हम आपसे क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, और अपील के साथ हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू। ठीक है, ये जो कुछ भी हम लोग फ्रेजल वर्ब में पढ़ रहे हैं, ये जितने सारे प्रीपोजिशन हैं, ये प्रीपोजिशंस कभी भी हटेंगे नहीं, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जो है उसे हम लोग बोलेंगे एकदम से फिक्स्ड है, यानी इसी को बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, या फिक्स्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये आपको दोनों एक साथ लर्न रखना है। ठीक है, दोनों को एक साथ ध्यान रखना है कि अपील के साथ हमको क्या लिखना है, टू। अपील के साथ ऑन लिख करके भी आपको गलती दे दिया जाएगा, जहां पे आपको छांटना होगा। ठीक है, वहां पे आपको एरर डिटेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए इन सारे में जो कुछ भी प्रीपोजिशन है, जो कुछ भी प्रीपोजिशन लिखा हुआ वही होगा, वही है, वही फिक्स्ड है, वो सारे को आपको माइंड में रखना है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो चेंज हो करके ही अलग मीनिंग दे रहा है। हम प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में यही बताए थे कि प्रीपोजिशनल फ्रेज एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आपको वर्ब के साथ एडवर्ब या वर्ब के साथ आपको प्रीपोजिशन, दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, और दोनों मिल करके एक नए मीनिंग का शुरुआत करता है, एक नए मीनिंग को वो जनरेट करता है। इसलिए आप उसके चीजों को चेंज नहीं कर सकते, जो है वही आपको लर्न करना पड़ेगा। तो अपील के साथ टू लिखेंगे, और इसका क्या मतलब हो जाएगा, किसी को शांत करना, किसी को रिक्वेस्ट करना, उदार तरीके से उसे शांति रखने के लिए, या फिर और भी कोई चीज के लिए रिक्वेस्ट करना, आप उसे क्या बोलेंगे, अपील टू। नेक्स्ट आपके सामने इसी का एक और भी मीनिंग होता है, जो क्या लिखा हुआ है, बी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग। जब आप अट्रैक्टिव बनते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, अपील टू। जैसे एग्जांपल में समझते हैं कि द आइडिया ऑफ कैंपिंग इन द वुड्स, वुड्स का मतलब जंगल, ठीक है, डजंट अपील टू मी एट ऑल। एट ऑल का मतलब अंततः, मतलब एट ऑल का मतलब किसी भी तरीके से, एट ऑल का मतलब किसी भी तरीके से। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि जो आइडिया हम लोगों ने बनाया कि जंगल में कुछ कैंप करेंगे, डज नॉट, किसी भी तरीके से हमको अपील टू नहीं लगा। अपील टू का मतलब हमको इंटरेस्टिंग नहीं लगा, हमको अट्रैक्टिव नहीं लगा। तो अपील टू का यहाँ पे देखिए दूसरा क्या मतलब हो जाता है, एक अपील टू का मतलब हुआ कि किसी को रिक्वेस्ट करना, वही दूसरी ओर अपील टू का एक और मतलब हो जाता है कि बहुत ही ज्यादा आकर्षण लगना, आकर्षित करना, ठीक है, या फिर बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगना। तो ये भी इसी का मीनिंग होता है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, आकर्षक लगना, ठीक है। तो ये दोनों मीनिंग को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपील टू का दो मीनिंग होता है। एक होता है कि जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, और दूसरी ओर एक जो दूसरा होता है वो क्या होता है, आकर्षक लगना, आकर्षक लगना, ठीक।
दूसरा क्या होता है? आकर्षक लगना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर का क्या मतलब होता है? अप्लाई फॉर का मतलब होता है जब आप जॉब या परमिट लेने के लिए, लोन लेने के लिए, या ऐसे कोई भी चीज की ग्रांट हो, किसी भी चीज की ग्रांट हो, उसको आपको लेना है, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना है, तो आप क्या बोलेंगे? अप्लाई फॉर। मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट। फॉर्मल रिक्वेस्ट आपको बनाना है, फॉर्मल रिक्वेस्ट तैयार करना है। किस लिए? कोई जॉब लेने के लिए, कोई परमिट लेने के लिए, कोई लोन लेने के लिए, या ऐसी कोई भी ग्रांट हो, ऐसी कोई भी ग्रांट हो, उसको आपको पाना है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? आपको बोलना पड़ेगा अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट किस लिए? इन सारे चीजों के लिए। और किस तरीके से आप रिक्वेस्ट करेंगे? फॉर्मल रिक्वेस्ट। उसके लिए हो सकेगा कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़े, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़े, आपको उसके कुछ प्रोसीजर को अपनाना पड़े। इन सारे तरीके से आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, रिक्वेस्ट करने के दो तरीके हैं कि आप बस बोल बोल करके और अल्ली आप उसको बहुत ज्यादा भावुक कर दें, बहुत ज्यादा उसके सामने आप काइंड हो जाएं और उस तरीके से आप उसे रिक्वेस्ट करें। तो ये हो गया, आप बात बात से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बात बोल बोल करके रिक्वेस्ट करें। और दूसरी ओर रिक्वेस्ट करने का एक तरीका होता है कि आप एक पूरा लेटर लिख लिए, एप्लीकेशन लिख लिए, एक पूरा आप प्रोसीजर तैयार कर लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आप सबमिट किए, कुछ अपने बारे में कि मेरे पास ये कंडीशंस हैं, मुझे इस चीज की ग्रांट चाहिए, वो सारे कुछ आप सबमिट कर दिए और उस तरीके से आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फॉर्मल रिक्वेस्ट। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मल रिक्वेस्ट। और फॉर्मल रिक्वेस्ट हम लोग किस लिए करेंगे? जॉब लेने के लिए। आप जब भी कोई जॉब वाला फॉर्म भरते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के फॉर्म फिलअप करते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको फॉर्मल तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, साथ में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। इसके साथ आप अपने जो कुछ भी वहां पे फिलअप किए हैं उसका एक अप्रूवल देना पड़ता है, जिसे आप बोलेंगे कि एक तरह से कि उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जितने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हम दिए हैं, सबमिट किए हैं, सारे हमारा ही है और बहुत ही कॉन्शियस माइंड से उसको सबमिट किए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको एक फॉर्मल रिक्वेस्ट तैयार करना पड़ता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट। और उसी के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? अप्लाई फॉर। जैसे व्हेन ही सॉ द एडवर्टीजमेंट ही डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर। ही डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर का मतलब रिक्वेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और कैसे रिक्वेस्ट? फॉर्मल रिक्वेस्ट। किस लिए? उस जॉब के लिए, उस जॉब के लिए। तो आप जब भी जॉब से रिलेटेड कोई भी रिक्वेस्ट तैयार करते हैं तो आप बोलेंगे अप्लाई फॉर। नेक्स्ट आपके सामने 19 नंबर वाली जो फ्रेजल वर्ब है, दैट इज अराइव एट। क्या है आपके सामने? अराइव एट। और अराइव एट का मतलब होता है रीच करना, ठीक है? एन एग्रीमेंट, अ डिसीजन और अ कंक्लूजन। कोई कंक्लूजन हो, एग्रीमेंट हो, डिसीजन हो, इसको आप अपनाते हैं, उस पर आप पहुंचते हैं, कोई डिसीजन पे पहुंचते हैं। देखिए, एक होता है ना कि जगह पर जाना, जगह पे पहुंचना, जैसे रेलवे स्टेशन पे पहुंचना, तो वहां पे आप अपने पोजीशन को चेंज करके उस स्टेशन वाले पोजीशन पे लेकर के चले जाते हैं। तो वो होता है कि अपना पोजीशन चेंज करना, दैट इज टू गो टू अदर पॉइंट ऑफ पोजीशन बोल सकते हैं। और दूसरी होती है कि कोई कंक्लूजन पर पहुंचना, जैसे हम पढ़ाते पढ़ाते आज के लास्ट वाले क्वेश्चंस पे चले गए। इसका मतलब हुआ कि आज के जो जितने सारे पॉइंट्स हैं उन सारे को क्लियर करते हुए अंतिम पायदान पे पहुंच गए हैं। एंड देन आफ्टर हम क्या करेंगे? क्लास को कंक्लूड करेंगे। इसका मतलब लास्ट वाले पॉइंट पे हम पहुंच गए, लास्ट वाले कंक्लूजन पे पहुंच गए। तो ये भी पहुंचने वाला सेंस होता है। कोई डिसीजन पे पहुंचना कि हाँ, जैसे दिन भर से हम लोग लगे कि इस डिसीजन को एक्सेप्ट करें या ना करें, इस डिसीजन को हम लोग रखें या ना रखें, तो कोई डिसीजन पे पहुंचना हो तो उसके लिए भी हम लोग क्या बोलेंगे? रीच। एग्रीमेंट हो, कोई एग्रीमेंट के ऊपर कोई बातचीत चल रहा हो, उस एग्रीमेंट के ऊपर हम लोग को अपनी राय देना हो, उस पर अपना अप्रूवल देना हो, दैट मीन्स कि उस एग्रीमेंट के ऊपर हम लोग पहुंच गए। तो यहां पर भी पहुंचने का सेंस है, लेकिन हम लोग पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, अपने डिसीजन पे हम लोग बस एक्सेप्ट वाला मुहर लगाते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करें? बोलेंगे अराइव एट। क्या बोलेंगे? अराइव एट। इट इज होप्ड दैट दे विल अराइव एट एन एग्रीमेंट एट द एंड ऑफ द मीटिंग। देखिए यहां पे क्या हुआ? विल अराइव एट, इसका मतलब पहुंच गया। कहां पे? एन एग्रीमेंट एट द एंड ऑफ द मीटिंग।
मीटिंग के अंत में उस एग्रीमेंट पे ऐसा लग रहा है कि वे लोग पहुंच जाएंगे। ये ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, इट इज होप्ड, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि वे लोग जो हैं वे लोग इस एग्रीमेंट के ऊपर मीटिंग के अंत में पहुंच जाएंगे और एग्रीमेंट को अप्रूव कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पहुंचने का सेंस है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? अराइव। अब देखिए अराइव का मतलब भी पहुंचना होता है और होता है रीच का मतलब भी पहुंचना। यहाँ पे दो वर्ड आपके सामने आ गया, अराइव, और एक नेक्स्ट है आपके सामने रीच। अराइव का मतलब भी आप क्या जानते हैं? हिंदी मीनिंग में पहुंचना, और रीच का मतलब भी क्या जानते हैं? पहुंचना। इन दोनों वर्ड में क्या कुछ डिफरेंस होगा? कुछ भी अंतर होगा क्या? इसके फंक्शन में अंतर होगा, इसके यूज में अंतर होगा? यस, दोनों के यूज में अंतर है। अराइव का मतलब होता है जब, जैसे मान लीजिए आप घर से निकले और मार्केट जाना था, ये आपका हाउस है, हाउस से निकल के मार्केट गए, आप बड़े अच्छे तरीके से, आपको रास्ते भी मिले, ठीक है, आपको बाइक भी सब कुछ मिल चुका है, अब बड़े कंफर्टेबल तरीके से आप यहां से ट्रेवल करते करते यहां पे आ गए, तो आप क्या बोलेंगे? अराइव। आप क्या बोलेंगे? अराइव। दूसरी ओर रीच का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र है, ये समुद्र का किनारा है यहाँ पे, दैट इज शोर, किनारा, और आप यहाँ पे किसी तरीके से मतलब गए थे, वहां पे फंस गए। अब यहाँ पे आपने क्या करना शुरू कर दिया? तैरना शुरू कर दिया कि यहां से यहां तक में, इस किनारे तक पहुंचने में आपको कंफर्टेबल लगेगा या फिर आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और उस एफर्ट को लगाने के बाद आप इस किनारे तक पहुंचेंगे, है ना? बात तो आपको समझ आ रहा है सिचुएशन? यस। यहां पे आपने क्या किया? बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना किया, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया, और एफर्ट लगा करके आप यहां से यहां तक इस किनारे तक पहुंच गए। तो यहां पे जब पहुंचे आप बोलेंगे कि रीच किए। हम क्या किए? रीच किए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका यहां मतलब यह है कि जब आप अपने आप को एफर्ट्स में डाल करके, अपने आप को मुश्किलों में डाल करके, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग करके किसी जगह पे पहुंचते हैं, तो आप उसकी जगह पे क्या बोलेंगे? रीच। और जब आप आराम से, ठीक है, आराम से आप पहुंच रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? अराइव। अब आपके लिए हम दो क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप दोनों के लिए बोलिएगा कि क्या हम लोग यूज करेंगे, अराइव या फिर रीच। जैसे मेरी ट्रेन के जो टाइम है, ठीक है, डिपार्ट होने का स्टेशन से, वो है 9 AM में, ठीक है, 9 बजे सुबह में, और हम घर से निकले हैं 7 बजे, और दूरी जो है लगभग कितने किलोमीटर की है? 15 किलोमीटर, ठीक। वही इसी ट्रेन को कैच करने के लिए, बोर्डिंग इसी ट्रेन में होने के लिए एक दूसरा व्यक्ति भी घर से निकला है, कितने बजे? 7 बजे, ठीक है, और इसके घर की दूरी मान लेते हैं हम लोग 100 किलोमीटर, ठीक। तो बताइए कि यहां पे इस व्यक्ति के लिए रीच होगा कि अराइव होगा, और इस व्यक्ति के लिए रीच होगा कि अराइव होगा? इधर वाले व्यक्ति जो 15 किलोमीटर दूर में है और इधर वाले व्यक्ति जो कि 100 किलोमीटर दूर में है, दोनों को इसी स्टेशन पे पहुंचना है, ठीक है, और दोनों के लिए एक ही टाइम है 9 बजे, और इधर ये 7 बजे निकला है सुबह में, और वह भी बंदा 7 बजे ही निकला है। तो बताइए ये क्या करेगा? अराइव करेगा कि रीच करेगा? और ये बंदा क्या करेगा? अराइव करेगा कि रीच करेगा? तो आप बोलेंगे सर ये बड़े कंफर्टेबल तरीके से जाएगा, तो ये बोलेगा अराइव, ठीक है, और ये किस तरीके से जाएगा? रीच। क्यों? क्योंकि ये बड़ा रस तरीके से आएगा, बहुत ही हड़बड़ी में आएगा, बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। तो आप इसके फंक्शन को समझ पाए होंगे कि रीच और अराइव का क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है जहां पे आपको इन दोनों वर्ड का डिफरेंस पता होना चाहिए, तब जाकर के आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने आया था, आप भी उसका आंसर कीजिएगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, डिसरिगार्ड। अब डिसरिगार्ड के आपको सिनोनिम ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? सिनोनिम। और ऑप्शन ए में था आपके सामने नेग्लेक्ट, और ऑप्शन बी में था आपके सामने इग्नोर।
ऑप्शन सी में था आपके सामने एक्सेप्ट, ऑप्शन डी में एक आपके सामने होगा रिस्पेक्ट। ठीक है, चलिए अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, डिसरिगार्ड का क्या आंसर होगा। आपको इसके सिनोनिम को ढूंढना है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन हो गया नेग्लेक्ट, इग्नोर, एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट। आई होप कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि आपके लिए ये वर्ड बड़ा छोटा है, बड़ा इजी है। डिसरिगार्ड कौन नहीं जानता है, डिसरिगार्ड का मीनिंग कौन नहीं जानता है, हर कोई जानेगा। तो आपको इसके आंसर हमें कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा, नेग्लेक्ट होगा, इग्नोर होगा, एक्सेप्ट होगा या फिर रिस्पेक्ट होगा। एक बार आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर हम लोग आज के फ्रेजल वर्ब पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप इसका आंसर मुझे करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है उसको सीखते हैं, उसको समझते हैं, उसके फंक्शन को। आपके सामने क्या है, आस्क आफ्टर। देखिए क्या लिखा हुआ है, आस्क आफ्टर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई चीज का इंक्वायरी करना, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। इंक्वायर अबाउट समवन्स वेलबींग, किसी व्यक्ति के सेहत का आप इंक्वायरी करते हैं, दैट मीन्स आस्क आफ्टर। इसका क्या मतलब हो गया, आस्क आफ्टर, कि वो व्यक्ति कैसा है, उसकी स्वास्थ्य कैसी है, तो उसके बारे में आप किसी से पूछते हैं तो आप क्या बोल रहे हैं उसके लिए, आस्क आफ्टर। इंक्वायरी कर रहे हैं किस लिए, उसके सेहत को जानने के लिए। एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं कि माई मदर वरीज अबाउट यू, शी इज ऑलवेज आस्किंग आफ्टर यू। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आस्किंग आफ्टर। अब देखिए, चाहे मम्मी किसी की भी हो, मम्मी का तो जो एक दिल होता है वो उस जो इमोशन जुड़ा रहता है किसी भी कोई भी बच्चे के साथ, वो तो एक अलग ही लेवल का होता है। तो यहाँ पे वो आपके लिए वरी है, चिंतित है, और इसलिए वो हमेशा आपको पूछते रहती है कि आपका सेहत कैसा है। ठीक है, आपका सेहत कैसा है। तो यहाँ